हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2021 के CTET पेपर 1 से 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो 1 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, CTET दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन जो था वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया गया था और एग्ज़ाम को जो है 23 डेज़ के ओवर कंडक्ट किया गया था। यानी कि एग्ज़ाम शुरू हुआ 16 दिसंबर 2021 को और चला 21 जनवरी 2022 तक। यानी कि हम इस सीरीज़ में 23 पेपर 1 सॉल्व करेंगे और क्योंकि एक एक पेपर 1 में 30 EVS क्वेश्चंस है तो इस सीरीज़ में हम 690 EVS क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये 690 क्वेश्चंस जो है ये पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये 690 क्वेश्चंस जो है वो आपके तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम इज़ 2268 किलोमीटर्स। यानी त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2268 किलोमीटर्स है। इफ़ ए ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 42 आवर्स, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 42 आवर्स लेता है त्रिवेंद्रम से गांधीधाम जाने के लिए। The average speed of the train between the railway stations in these two cities in meters per second is what? यहाँ पे हमें average speed of the train कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको अटेंशन इस बात पे देना है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन मीटर्स पर सेकंड पे करना है। नॉर्मली हम किलोमीटर्स पर आवर पे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम रेगुलर कैलकुलेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये ट्रेन 2268 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है तो 2268 जो डिस्टेंस है उसे अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 42, तो हमें मिलता है 54। यानी कि ये जो 54 है वो किलोमीटर्स पर आवर है। क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 54 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हर एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 54,000 मीटर्स पर आवर। लेकिन यहाँ पे हमें मीटर्स पर सेकंड पे कैलकुलेट करना है। तो हर एक घंटे में जो है 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब अगर हम इस 54,000 को 3600 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। ये जो 15 है वो मीटर्स पर सेकंड है। तो यहाँ पे आंसर है 15 मीटर्स पर सेकंड। तो सिंपल सा प्रोसेस है, पहले आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लीजिए और फिर जो आंसर आता है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि हम उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर सके, और उसे हम 3600 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आंसर जो है हमें मीटर्स पर सेकेंड में मिल जाता है। ए स्टूडेंट इज एट ए, तो एक स्टूडेंट जो है वो एक पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है एंड वांट्स टू रीच बी। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज़ 120 मीटर्स ड्यू नॉर्थ ऑफ ए। यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में 120 मीटर्स वो ट्रैवल करता है, एक पॉइंट पहुंचता है ओ। तो ये डिस्टेंस हो गया 120 मीटर्स। एंड देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी बाय कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ओ। यानी कि वो ओ से वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है 50 मीटर्स और पहुंचता है बी। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आर व्हाट। तो पहले हम ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम इसे x बोल के मार्क करते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड 1 इसका अगर स्क्वायर बनाएंगे हम 50 स्क्वायर प्लस जो दूसरा साइड है 120 उसका भी अगर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 स्क्वायर जो है वो 2500 है और 120 स्क्वायर जो है वो 14400 है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 16900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16900।
तो ये होता है 130। तो ए और बीच में जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो 170 बोल रहा है इसे हम निकाल सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन को भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 170 मीटर्स बोल रहा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, 1 और 2। और यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर हम बी पे खड़े होते हैं तो ए जो है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो अगर हम बी पे खड़े होते हैं तो ए जो है वो इस डायरेक्शन में आता है, और ये डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है। तो आंसर जो है साउथ ईस्ट और 130 मीटर्स होना चाहिए। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हमें स्लॉट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो NCERT के क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक में सुपर सेंसस चैप्टर से लिया गया है। वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जहाँ पे स्लॉट्स के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। अब वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इट इज़ नॉट, एंड इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है वो बोल रहे हैं कि स्लॉथ लुक्स लाइक ए चिंपैंजी। तो ये गलत है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। और ऑप्शन 3 भी वही बोल रहा है, इट लुक्स लाइक ए चिंपैंजी। तो ये चिंपैंजी नहीं, बेयर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन 1 बोल रहा है स्लॉथ लुक्स लाइक अ बेयर, करेक्ट है, एंड इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 22 आवर्स ए डे स्लीपिंग। अब इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा है 17 आवर्स, तो 22 आवर्स जो है इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है, इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। अब लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है स्लॉथ लुक्स लाइक ए बेयर, करेक्ट, और इट स्लीप्स फॉर ऑलमोस्ट 17 आवर्स, वो भी है करेक्ट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। When you pour milk through a piece of cloth, the cream remains in it. This method of separation is what? यानी कि अगर दूध में मलाई है और उसे आप एक कपड़े के थ्रू पास करते हो तो मलाई जो है, क्रीम, वो कपड़े में रह जाता है और सिर्फ दूध जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर दूध में मलाई है और अगर उसे आप एक फ़िल्टर के थ्रू पास करते हो, जो कि एक कपड़ा है यहाँ पे, तो सिर्फ दूध जो है वो नीचे आ जाता है और मलाई जो है वो फिल्टर में ही रह जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिल्ट्रेशन। अब सीविंग जो है वो छलनी में अगर आप किसी आटे को या किसी पाउडर को डालते हो और उसे हिलाते हो तो सिर्फ जो फाइन पाउडर है वो नीचे आ जाता है, या फिर जो अच्छा पिसा हुआ आटा है वो नीचे आ जाता है, और जो बड़े बड़े कण है उसमें वो सीव या फिर फिल्टर में ही रह जाते हैं। तो सीविंग जो है वो भी फिल्टर ही है, लेकिन इसे पाउडर या फिर आटे के साथ यूज़ किया जाता है। अब सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाते हो, उसे अच्छी तरह से शेक करते हो और उसे अगर कुछ देर तक बिना हिलाए एक जगह पे रख देते हो तो मिट्टी जो है वो नीचे आके सेटल हो जाता है और पानी उससे सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और डिकैंटेशन जो है वो सेडिमेंटेशन के बाद वाला प्रोसेस है, ताकि अगर सेडिमेंटेशन होने के बाद जो मिट्टी नीचे सेटल हो जाता है, अगर उस कंटेनर को आप ऐसे टिल्ट कर लेते हो तो ऊपर से सिर्फ पानी को आप निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस को डिकैंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो फिल्ट्रेशन है। On the map of Golconda Fort given in class 5 textbook, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground। यानी कि वो जो टेक्स्ट बुक में मैप दिया गया है गोलकोंडा फोर्ट का, उसमें अगर दो पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड उनके बीच में 110 मीटर्स का फासला होगा। तो अगर मैप में दो पॉइंट फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच का जो डिस्टेंस है मैप में 10.7 सेंटीमीटर है, तो ऑन द ग्राउंड असल ज़िंदगी में इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे 110 मीटर्स है, राइट, 1 सेंटीमीटर 110 मीटर्स होता है, तो 10.7 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस है? तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 10.7 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1177, यानी फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़े के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1177 मीटर्स है।
लेकिन यहाँ पे आंसर चॉइसेस जो है वो सारे किलोमीटर्स में दिए गए हैं। तो क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.177 किलोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर है 1.177 किलोमीटर्स। A group of 3 states having Bay of Bengal on one side is what? यानी कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है जो पूछता है कि कौन से स्टेट्स अरेबियन सी की तरफ आते हैं या फिर कौन से स्टेट्स जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं तो पहला है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, तमिलनाडु भी बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो अरेबियन सी की तरफ आता है। तो इसके वजह से यह ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन है ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु। अब ओडिशा जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, तमिलनाडु भी बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, लेकिन केरला जो है वो अरेबियन सी की तरफ आता है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। लास्ट ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला जो है वो अरेबियन सी की तरफ आता है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश। विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज व्हाट? यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में है तो इंडिया में जो थिकेस्ट फॉरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है क्लास 5 EVS चैप्टर 20 हुज फॉरेस्ट से। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंडिया में जो थिकेस्ट फॉरेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो रफली नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट। द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ व्हाट? यानी माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका हाइट कितना है या फिर ये किस कंट्री में आता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन भी है और ये NCERT क्लास 6 सोशल साइंस जियोग्राफी से लिया गया है। अब द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर्स है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से क्लोजेस्ट ऑप्शन जो सबसे नज़दीक है वो 8850 मीटर्स है, तो ये करेक्ट आंसर है। ए शूटिंग स्टार इज़ अ व्हाट? यानी कि जो टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 साइंस स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पे वो क्लियरली मेंशन्ड है कि दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मीटियर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मीटियर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजड़ी ट्री और द खेजड़ी ट्री। This question has been taken from class 4 EVS, The Story of Amrita, where it is mentioned that the khejdi tree is found mainly in desert areas. So, statement A is correct. Then it says that it can grow without much water. Therefore, statement B is also correct. And it further says that its bark is used for making medicines and its wood is such that it will not be affected by insects. Therefore, statement D is also correct. Now when we look at the answer choices, we have to select 3 correct statements. Since A, B and D are correct, the first option A, B, D will be the correct answer here. Consider the following statement given by a student. I have come from an area where rainfall is very scarce. यानी कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है. It is very hot too. यानी कि वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है. Our houses are made of mud and the walls of the houses are very thick and also plastered with mud. और ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है क्लास 3 EVS ए हाउस लाइक दैट में. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया, इट इज़ वेरी हॉट टू, वी लिव इन मड हाउसेस. यानी कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंसर यहाँ पे राजस्थान है. अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी जब आप ये पढ़ेंगे कि रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है एंड इट इज़ वेरी हॉट, तो ये 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो राजस्थान होना चाहिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन ए मीटिंग.
आई एम फ्रॉम ए प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर टू ईट फिश, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो मच्छी खाना पसंद करते हैं। कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि फिश, ईट फिश का जिक्र आते ही अदर गोवा सोचते हैं या फिर केरला सोचते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है EVS क्लास 6 फूड्स वी ईट चैप्टर में से, जहाँ पे ये बताया गया है कि आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो अगर क्वेश्चन में फिश और मस्टर्ड ऑयल का मेंशन है तो करेक्ट आंसर जो है वो कश्मीर होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं हाथियों के बारे में और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है क्लास 4 EVS ए डे विथ नंदू चैप्टर से, जहाँ पे नंदू एक छोटा हाथी या फिर हाथी का बच्चा का नाम है। अब चैप्टर में ये बताया गया है कि डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स और 220 किलोस, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोग्राम्स है और यहाँ पे 220 किलोग्राम्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब सेकेंड वाला है कि बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग, लेकिन चैप्टर में ये बताया गया है कि एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट मच, यानी कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है क्योंकि ये टू मच रेस्ट जो है वो गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इवन ए 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेज अप टू 200 किलोग्राम्स, और चैप्टर में यह बताया गया है कि नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। जैसे मैंने बताया नंदू जो है वो एक हाथी का बच्चा है एंड वो 3 महीने का है, लेकिन वो ऑलरेडी 200 किलोग्राम्स वे करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है तीसरा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप 9 to 10 hours इन ए डे, लेकिन चैप्टर में यह बताया गया है कि दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन ए डे, यानी कि ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तो चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज़, यानी कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा एक ऑप्शन चूज़ करना है जिनमें जो भी आइटम दिए गए हैं वो रिसाइकिल किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेस्ड है क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर से, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि इनमें से कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो बोलता है पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरीज एंड मोबाइल फ़ोन्स। अब पहले देखने से ये करेक्ट आंसर लग रहा है, लेकिन पेपर, बैटरीज और मोबाइल फ़ोन्स रिसाइकिल होते हैं, लेकिन सारे पॉलीथीन बैग्स रिसाइकिल नहीं किए जाते। जो बहुत ही पतले होते हैं पॉलीथीन बैग्स उनको फेंक दिया जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते, बहुत ही पतले होते हैं, तो उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो ये पॉलीथीन बैग्स की वजह से ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है बेडशीट्स, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल एंड बैटरीज। यहाँ पे बेडशीट्स जो है वो शायद रीयूज़ किए जा सकते हैं कुछ और आइटम बनाने के लिए, जैसे कि कारपेट्स, लेकिन बेडशीट्स को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आयरन नेल्स, ग्लास बॉटल, स्टील मग एंड कार्डबोर्ड बॉक्स। अब ये चारों जो आइटम है उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। लास्ट आइटम है लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेज एंड बेडशीट्स। अब लेदर बैग, वुडन टेबल और बेडशीट्स जो है उनको शायद रीयूज़ किया जा सकता है, उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो इसके वजह से ये भी गलत ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग। नाउ यहाँ पे हमें 4 फूड आइटम दिए गए हैं और 5 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें इन फूड आइटम्स को इन स्टेट्स के साथ मैच करना है। तो अगर आप एक सेंटेंस में फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल देखते हैं, फिश और मस्टर्ड ऑयल को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो इमीडिएटली उसे आप कश्मीर से एसोसिएट कर दीजिएगा। तो 3 जो है वो डी होना चाहिए। जब हम सारे आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो 3D जो है वो ऑप्शन 4 में है। अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये जो है गोवा में पॉपुलर है, तो 4A होना चाहिए, तो 4A यहाँ पे है। और बॉइल्ड टैपियोका करी मेड यूजिंग कोकोनट, अब ये जो है केरला में खाया जाता है, तो 2B होना चाहिए, तो 2B। और छोले भटूरे,
तो छोले भटूरे जो है वो इंडिया में बहुत स्टेट्स में पॉपुलर है, लेकिन इस चैप्टर में ये बताया गया है कि छोले भटूरे जो है वो पंजाब में पॉपुलर है। तो 1E होना चाहिए, तो 1E यहाँ पे इसको करेक्ट आंसर बनाता है। सेलेक्ट ए सूटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ EVS। अब EVS का अगर आप सिलेबस डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ते हो और अगर EVS का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है टेक्स्ट बुक्स में, जैसे कि फॉरवर्ड या फिर ए नोट फॉर द टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो पार्ट्स ठीक से पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि EVS में जो है टीचिंग, लर्निंग या फिर असेसमेंट ऑफ EVS में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे। और क्लियरली ये भी बोला गया है कि देर इज़ नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस एंड मियर इन्फॉर्मेशन इन दिस बुक्स। तो जब भी आप अगर EVS का कोई भी पेडागॉजी क्वेश्चन देखते हो तो आंसर चॉइसेस को क्लियरली मार्क कर लो कि ये आंसर चॉइस जो है क्या ये थियोरी के बारे में बोल रहा है या फिर प्रैक्टिकल्स के बारे में बोल रहा है। और आंसर यूजुअली जो प्रैक्टिकल वाला ऑप्शन होता है वही होता है। अब अगर इस क्वेश्चन में जो आंसर चॉइसेस है वो हम असेस करते हैं, तो पहला है राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब क्वेश्चन आंसर्स लिखना जो है वो थियरी हो गया, तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता क्योंकि ये थियरी वाला है। अब नेक्स्ट, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। अब परफॉर्मिंग द एक्टिविटी जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, तो ये प्रैक्टिकल है, तो ये आंसर चॉइस होना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन जो होता है वो फिर से थियरी होता है, तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता। और ये टेक्स्ट बुक में क्लियरली बताया भी गया है कि देर इज़ नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस, तो ये आंसर चॉइस हो ही नहीं सकता। और लास्ट वाला है लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सैंक और फ्लोटेड। अब लर्निंग द लिस्ट जो है आप सिर्फ मेमोराइज कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, तो ये भी मियर इन्फॉर्मेशन हो गया। तो टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि देर इज़ नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस और मियर इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता। और लर्निंग द लिस्ट जो है वो थियरी होता है, तो इसलिए भी ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता। तो अगर आप EVS का कोई भी पेडागॉजी क्वेश्चन देखते हो तो आंसर चॉइसेस को थियरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड कर लीजिएगा, और आंसर चॉइस जो है वो प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग है। आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन EVS टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी EVS टीचिंग में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, ये आंसर चॉइसेस को एवेल्यूएट करके भी हम आंसर को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम क्लास 3 EVS टेक्स्ट बुक में ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा गया है कि ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शंस। एंड व्हाट डू चिल्ड्रन प्रिफर टू लर्न इन ग्रुप्स, तो दे प्रिफर लर्निंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, and children are very happy and respond with enthusiasm, and they feel appreciated, and they feel noticed. So ये इन्फॉर्मेशन को लेके हम आंसर चॉइसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर एक एक करके ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो पीयर लर्निंग को भी प्रमोट करता है। पीयर लर्निंग यानी बच्चे जो एक दूसरे को देख के सीखते हैं। अब आप एक आर्ट का प्रोजेक्ट या पेंटिंग का प्रोजेक्ट या कुछ क्राफ्ट का प्रोजेक्ट एक बच्चे को देते हो, तो वो बच्चा जो है अपने आजू बाजू में जो और बच्चे हैं उनको देखता है, अरे वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसी कर रही है, तो उनको देख के ये भी अपना टेक्निक बदलता है, उन दूसरे बच्चों को देख के सीखता है, तो इसे बोलते हैं पीयर लर्निंग। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट से पीयर लर्निंग भी बढ़ता है। अब नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का आर्ट एंड क्राफ्ट से ज़्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं, तो जो भी ऑप्शन में C है तो उसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं, इंक्लूजन। आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट जो है वो सारे बच्चे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक सिंपल पेंटिंग का जो प्रोजेक्ट है या फिर कुछ बनाने का प्रोजेक्ट अगर क्लास में देते हो तो सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स या आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में इंक्लूजन भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है A, B और D तीनों करेक्ट है। तो A, B एंड D ये जो लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following strategies promotes inquiry?
while teaching the theme shelter to class 4 students. अब पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ये इंक्वायरी क्या बात है. अब इंक्वायरी इज़ एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन. जब बच्चा कुछ क्यूरियोसिटी के वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है, तो उस एक्ट को इंक्वायरी बोलते हैं. अब अगर हम NCERT क्लास 4 EVS में ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि EVS में जो है कम इम्पॉर्टेंस दिया गया है रोट लर्निंग एंड डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस पे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है बिल्डिंग अपॉन हिज और हर ओन क्यूरियोसिटी, लर्निंग बाय डूइंग, आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो अब अगर हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इनमें से कौन से ऑप्शन में बच्चे को एक्चुअली इंक्वायरी का अपॉर्चुनिटी मिलता है, यानी क्वेश्चंस पूछने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, और इनमें से कौन सा एक्टिविटी में लर्निंग बाय डूइंग या फिर आस्किंग क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंटेशन एंड बिल्डिंग अपॉन हिज और हर ओन क्यूरियोसिटी का किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. अब पहला है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अगर बच्चा सिर्फ कुछ बुक में से पिक्चर्स काट के एक एल्बम में चिपका रहा है या फिर प्रिंटर में प्रिंट आउट निकाल के कुछ पिक्चर्स को चिपका रहा है, तो ये जो है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी हो गया. इसमें बच्चा क्वेश्चंस कहाँ पूछ रहा है, तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता. अब नेक्स्ट है शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स. अब बच्चा ये पिक्चर्स को कलेक्ट करने के बाद अगर दूसरे बच्चों के साथ या फिर टीचर के साथ ये पिक्चर्स को शेयर करता है, तो इसमें भी क्वेश्चंस पूछने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता. तीसरा है आस्किंग क्वेश्चंस टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट. अगर बच्चा जो है वो अलग अलग हाउस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है तो वहाँ पे जो काम चल रहा है उसके ऊपर उसको बहुत सारा क्यूरियोसिटी होता है, तो वो सवाल पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं. तो ये जो भी वहाँ पे वो देखता है, समझता है, अगर क्लास में आने के बाद उसे नरेट करने के लिए बोला जाता है कि अपने ही शब्दों में उसे एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, तो वो जो है उसने जो भी देखा है, जो भी समझा है, उसके बारे में वो बता सकता है. और उसके मन में और भी कुछ सवाल उठते हैं कि हाँ मैंने ये देखा था, पता नहीं ये क्या है. तो ऐसे एक्टिविटी में जो है मैक्सिमम इंक्वायरी का अपॉर्चुनिटी होता है. तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए. अब लास्ट वाला है शोइंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री. अगर टीचर जो है एक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बच्चों को दिखा रहा है तो इसमें भी ज़्यादा इंक्वायरी या फिर क्वेश्चन पूछने का अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता. EVS in the primary classes is a subject area which integrates which of the following. यानी EVS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है. ये तो बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये EVS के डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है. अगर आप EVS का सिलेबस पढ़ते हो या फिर कोई भी EVS टेक्स्ट बुक में जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो पढ़ते हो, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि EVS में साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इंटीग्रेशन होता है. तो यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट एजुकेशन, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल. यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक EVS का ऑब्जेक्टिव है. अब इसे आंसर करने के लिए हम NCF डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. तो उसमें ये बताया गया है कि EVS का एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को सेंसिटाइज करना है ऑन सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी एक्सेट्रा. और अगर हम EVS टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्शन है, ए नोट फॉर द टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है कि ये टेक्स्ट बुक जो है EVS का, उसका एक ऑब्जेक्टिव है टू सेंसिटाइज द चाइल्ड ऑन अ वाइड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी. यानी कि दोनों जगह पे सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है. अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला आंसर चॉइस वही बोल रहा है कि टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. अब बाकी ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शंस क्यों नहीं हैं. अब पहला है टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स. अब ये EVS का क्लास है, राइट, और इसमें आप ये तो नहीं सिखा रहे हो कि भैया तुम्हारे गांव के पास या तुम्हारे घर के पास अगर बैम्बू मटेरियल अवेलेबल है तो उससे बास्केट्स बना सकते हो, या फिर अगर आपके शहर में बहुत सारा सिल्क मिलता है तो उससे आप सिल्क के कपड़े बना सकते हो. तो ऐसा कोई लोकली अवेलेबल मटेरियल से कोई मॉडल्स बनाने का या फिर कोई सामग्री बनाने का तो कोई EVS में खास ऑब्जेक्टिव तो नहीं है. तो ये
करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट वाला है टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अपर प्राइमरी साइंस कॉन्सेप्ट्स। अब ये एक आउटकम हो सकता है ईवीएस टीचिंग का, यानी कि अगर आप बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखा रहे हो और उसके द्वारा एक अच्छा सा फाउंडेशन बन रहा है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, तो ये एक आउटकम होता है, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ईवीएस का, तो ये भी निकाल देंगे। और लास्ट वाला है टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, यानी कि स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशंस के लिए, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना। अब ईवीएस का ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। A teacher asks her students to consult their family members to find out the names of the different plant parts like roots, stem and flowers that are eaten as food. This activity is designed for what? यानी कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम अपने फैमिली मेम्बर से पूछो कि कौन कौन से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को फूड की तरह खाया जा सकता है, जैसे कि रूट, स्टेम, फ्लावर्स। तो इस एक्टिविटी के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब अगर हम ईवीएस टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्शन है, नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि चिल्ड्रन आर एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन द टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स सच एज फैमिली मेम्बर्स एंड मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो इसके पीछे ये वजह है कि ईवीएस में ये मानना है कि सिर्फ टीचर और टेक्स्ट बुक ही नॉलेज का सोर्स नहीं होते, बच्चों को जो है फैमिली मेम्बर से, मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी से, न्यूज़पेपर से, बुक से, ये सारे सोर्सेज से नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं और सारे आंसर चॉइसेस को एक बार पढ़ लेते हैं, तो पहला बोल रहा है टू प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट वाला है टू प्रमोट लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फूड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मेक द लेसन मोर एन्जॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, इसमें भी कोई गलती नहीं है। और लास्ट वाला है टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली, ये भी करेक्ट है। अब पहला वाला है टू प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि बच्चे को जो है अपने फैमिली मेम्बर से बात करने से उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि उनके घर में क्या क्या प्लांट पार्ट्स को, रूट, स्टेम या फ्लावर्स को खाया जाता है। जैसे कि अगर टीचर एक लिस्ट बताती है कि ये सारे जो आइटम है, फूड आइटम होते हैं, ये सारे प्लांट पार्ट्स को खाए जाते हैं, तो उसमें शायद ऐसे कुछ आइटम्स नहीं होंगे जो बच्चे के घर में खाया जाता है। जैसे कि ये होते हैं बनाना स्टेम। अब बनाना स्टेम जो है वो सिर्फ कुछ पार्ट्स, इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो अब बच्चे के घर में शायद ये खाते होंगे, तो बच्चा जब अपने फैमिली मेम्बर से बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि अच्छा, जो टीचर ने बताया तो उस लिस्ट के अलावा और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खाए जा सकते हैं। तो उसे ये प्रैक्टिकली पता चलता है कि बनाना स्टेम भी एक वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल होता है। अब तो ये हो गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब नेक्स्ट, टू प्रमोट लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फूड, ये भी डेफिनेट है, लेकिन अगर हम ये पहला वाले स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो ये जो है जस्ट लर्निंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फूड, ये उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, तो इसे जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 के कंपैरिजन में ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, मेक द लेसन मोर एन्जॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगेन स्टेटमेंट 1 को कंपेयर करें तो ये उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाला है अलाउ द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब बच्चे अपने फैमिली मेम्बर से कुछ बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो नॉलेज उनको मिल रहा है वो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री नॉलेज होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगेन अगर स्टेटमेंट 1 से कंपेयर करते हैं तो ये उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर पहला वाला हुआ टू प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब ईवीएस क्वेश्चन आंसर करने के लिए एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन के बेसिस पे। वो ये है कि अगर आपको सारे करेक्ट आंसर नज़र आ रहे हैं और एक आंसर चॉइस में कुछ एक्सपीरियंशियल या फिर हैंड्स ऑन और या फिर एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर होंगे। तो एक्सपीरियंशियल जिसमें है वो करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following strategy of teaching EVS to the visually impaired students is most appropriate? यानी जो visually impaired students होते हैं, या तो वो completely blind होते हैं या फिर उनको देखने में कुछ तकलीफ है, तो there is some level of visual impairment। तो ऐसे स्टूडेंट्स को EVS सिखाने के लिए इनमें से कौन सा जो स्ट्रैटेजी है वो करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जो है हम थियोरेटिकल एंगल से आंसर कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एंगल, सारे आंसर चॉइसेस को कंसिडर करके भी आंसर कर सकते हैं। थियोरेटिकल एंगल में देखें तो
अगर हम NCERT का जो गाइडलाइंस है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विथ टैक्टाइल ग्राफ्स एंड डायग्राम्स वेयर अवेलेबल। अब ये टैक्टाइल ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का मतलब है जो एक्चुअली टच करके फील करके जो पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं तो जो विजुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं वो ऐसे टैक्टाइल ग्राफ्स एंड डायग्राम्स को देख के या फिर टच करके वो सीख सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर हम आंसर चॉइसेस में को देखते हैं तो लास्ट वाला जो है वो बोल रहा है यूज़ मोर टैक्टाइल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि थियरी में या फिर NCERT के गाइडलाइंस में यही बताया गया है। अगर हम सारे आंसर चॉइसेस को भी कंसिडर करते हैं तो पहला बोल रहा है मेक ए मिक्स्ड पीयर ग्रुप विथ ए क्लास। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आपको विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट नहीं करना है, उनको बाकी बच्चों के साथ ही घुल मिल के उनको भी सिखाना है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अलाउ मोर टाइम टू फिनिश ए टास्क। ये भी थोड़ा करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर बच्चों को विजुअल डिसेबिलिटी है तो थोड़ा एडिशनल टाइम उनको दे दिया जाएगा ताकि वो जो असाइनमेंट्स है उनको कंप्लीट कर सके। और फिर ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच ईच पार्ट सेपरेटली, ये भी करेक्ट है। अब अगर सारे 4 ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन जो है वो यूज़ मोर टैक्टाइल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो ये जो है क्योंकि ये 4 ऑप्शंस में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान वेयर स्टूडेंट शुड बी असेस्ड वाइल टीचिंग EVS इज़ व्हाट। यानी कि जब बच्चों को EVS सिखाया जा रहा है तो उन्हें किस स्टेज पे या फिर किस पॉइंट पे उनका असेसमेंट होना चाहिए। अब ये थियोरेटिकली भी आंसर कर सकते हैं या फिर आंसर चॉइसेस को एवेल्यूएट करके भी इसका करेक्ट आंसर हम चूज़ कर सकते हैं। अगर थियोरेटिकली आंसर करना है तो अगर हम EVS टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अगर पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया गया है कि evaluation should be a continuous process and it should follow a continuous and comprehensive evaluation and you need to follow the same in manner while teaching and learning। तो evaluation process जो है वो सिर्फ एक वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट या फिर एनुअल एग्जाम से नहीं होना चाहिए बल्कि थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ये कंटिन्यूसली evaluation होना चाहिए। तो अगर हम सारे आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो लास्ट वाला बोल रहा है ओवर द कोर्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है जैसे कि ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आप NEP डॉक्यूमेंट में देखते हो या फिर NCF डॉक्यूमेंट में भी देखते हो तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का जिक्र किया गया है। तो ना केवल EVS में बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में एवेल्यूएशन जो है वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब बाकी आंसर चॉइसेस को भी देखते हैं तो पहला बोल रहा है एट द एंड ऑफ द लेसन। अब एट द एंड ऑफ द लेसन जो है, लेसन ख़त्म होने के बाद अगर बच्चे का एवेल्यूशन कर रहे हो तो आपको तब पता चलता है कि अरे बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन करते हो तो एवेल्यूशन जो है वो लेसन के दौरान भी हो रहा है। जैसे आप एक एक पॉइंट या फिर एक एक टॉपिक को कवर करते जाते हो तो आप बच्चों के साथ एक कॉन्वर्जेशन होल्ड करते हो और उसके थ्रू उनका असेसमेंट कर रहे हो कि बच्चे कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो अपना टीचिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी लेसन ख़त्म होने के बाद असेसमेंट जो है वो गलत है, तो इसे निकाल देंगे। नेक्स्ट, एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द असेस्ड। अब स्टूडेंट्स को क्लास में जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो तब उनका असेसमेंट करोगे तो उसमें कुछ खास फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि अभी बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं है। तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर है। और नेक्स्ट वाला व्हेन द स्टूडेंट्स विश टू बी असेस्ड, तो जब स्टूडेंट्स चाहेंगे तब उनका असेसमेंट होगा, तो फिर भैया स्टूडेंट्स शायद कभी नहीं चाहेंगे कि उनका असेसमेंट हो, तो ये कम्प्लीटली गलत आंसर है। तो लास्ट वाला ओवर द कोर्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग ये बेस्ट आंसर है और थियोरेटिकली भी ये करेक्ट आंसर है। यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स EVS प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपको अपने स्टूडेंट्स का जो EVS प्रोजेक्ट्स है उनको असेस करना है एंड गिव देम क्विक फीडबैक। विच असेसमेंट टूल विल यू यूज़, यानी कि अगर आपको बच्चों को क्विक फीडबैक देना है और वो भी एक प्रॉपर मैनर में उनको फीडबैक देना है, तो इनमें से कौन सा टूल जो है उसका इस्तेमाल करोगे। अब अगर आप NCERT का जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन गाइडलाइंस है वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, या फिर अगर आप EVS का जो एवेल्यूएशन टेक्निक्स है उनको पढ़ोगे, तो उसमें क्लियरली पता चलता है कि अगर आपको फीडबैक देना है बच्चों को, तो द क्विकेस्ट मैनर जो है
वो वर्बल या फिर ओरल फीडबैक होता है, यानी ज़बानी आप उनको फीडबैक दे रहे हो। लेकिन जब आप वर्बल फीडबैक दे रहे हो तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाएं, तो तब क्या करते हो, आप एक चेकलिस्ट को रखते हो और चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हो ताकि आप सारे पॉइंट्स को कवर कर पाओ। जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करके आप फीडबैक दे रहे हो तो एक चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पे फीडबैक देना है, और फिर प्रेजेंटेशन पे, और फिर नीटनेस पे, एक्यूरेसी पे, टीम वर्क पे, ऐसे जो भी आपको पैरामीटर्स पे असेसमेंट करना है और फीडबैक देना है वो इस चेकलिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो फीडबैक देने के लिए और प्रॉपर ऑर्डरली फीडबैक देने के लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज व्हाट? अब असेसमेंट और एवेल्यूएशन दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो ये है कि असेसमेंट क्वालिटेटिव होता है और एवेल्यूएशन क्वांटिटेटिव होता है। यानी कि असेसमेंट जो है वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन एवेल्यूएशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब अगर आप एक बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप एक क्वालिटेटिव पैरामीटर को असेस कर सकते हो, जैसे कि द चाइल्ड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? तो वो असेसमेंट हो गया। वो बच्चा जो है वो एक टेस्ट लेता है, वो टेस्ट में कुछ मार्क्स आते हैं, तो वो मार्क्स से आपको ये पता चलता है कि उसे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है। तो वो नंबर्स जो है वो एवेल्यूएशन का पार्ट है। यानी कि असेसमेंट जो है एवेल्यूएशन से बड़ा है और एवेल्यूएशन जो है वो असेसमेंट का पार्ट है। अब हमें ये चारों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि सबसे तगड़ा स्टेटमेंट कौन सा है, क्योंकि असेसमेंट जो है वो एवेल्यूएशन से बड़ा होता है। तो हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये चारों जो स्टेटमेंट है या तो असेसमेंट के बारे में होंगे या तो एवेल्यूएशन के बारे में होंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से असेसमेंट किस स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। अब पहला स्टेटमेंट है टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ मार्क्स की बात नहीं हो रही है या फिर किस एग्ज़ाम में उसने कितना स्कोर किया वो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, तो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है और असेसमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब बाकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो ये बोल रहा है कि इट इज़ अ वे ऑफ टीचिंग रादर देन एवेल्यूएशन। अब ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि असेसमेंट भी एक वे ऑफ टीचिंग होता है और एवेल्यूएशन भी एक वे ऑफ टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ असेसमेंट जो है इट इज़ नॉट अ वे ऑफ टीचिंग रादर देन एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ टीचिंग, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज। ये जो है बहुत ही नैरो स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एवेल्यूएशन की बात हो रही है। बच्चे को अगर एक नया नॉलेज सिखा रहे हो तो यहाँ पे आपको अगर स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर नॉलेज पे मेजर करना है तो वो एवेल्यूएशन हो गया, तो ये निकाल देंगे। नेक्स्ट है इट इन्फॉर्म्स अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो ये भी जो है ये नैरो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भी एवेल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आप अगले लेसन स्टार्ट करने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि बच्चों ने सारा सीख लिया है कि नहीं। तो ये बहुत ही नैरो स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो ये एवेल्यूएशन है, तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो पहला स्टेटमेंट दैट इज टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, तो ये सबसे तगड़ा स्टेटमेंट है और ये असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। प्राइमरी क्लासेस दैट इज क्लासेस 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको NEP 2020 रेफर करना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से NEP 2020 के हिसाब से क्लासेस 1 to 4 में कौन से स्टेजेस आते हैं, प्रिपरेटरी, मिडिल और फाउंडेशनल। अब अगर ये डॉक्यूमेंट देखते हैं तो यहाँ पे 5+3+3+4 सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि पहले जो 5 years होंगे वो फाउंडेशन स्टेज होंगे और ये क्लास 1 and 2 के लिए है, और फिर अगले 3 साल जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज होंगे और ये क्लासेस 3 to 5 के लिए है, और उसके बाद जो है अगले 3 साल वो मिडिल स्टेज होंगे
क्लासेस 6 to 8, और जो लास्ट के 4 ईयर्स है वो सेकेंडरी स्टेज, दैट इज़ क्लासेस 9 to 12। अब यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि प्राइमरी क्लासेस दैट इज़ क्लासेस 1 to 5 में कौन से स्टेजेस आते हैं। अब अगर क्लासेस 1 to 5 देखना है तो क्लास 1 और 2 यहाँ पे है और 3 to 5 यहाँ पे है, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज एंड प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्राइमरी क्लासेस में फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज आते हैं, तो ये हो गया C एंड A या फिर A एंड C। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A एंड C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि इनमें से प्राइमरी लेवल में कौन सा स्किल नहीं सिखाया जाता। अब इसे हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट में भी आंसर कर सकते हैं, या फिर मोर सिंपली अगर सारे आंसर चॉइसेस को कंसिडर करेंगे तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। आपको थियोरेटिकली इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको पढ़ना होगा NCERT लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। और अगर आपको मोर सिंपली जस्ट आंसर चॉइसेस को कंसिडर करके आंसर करना है तो पहला आंसर देखिए, ये मैपिंग की बात कर रहा है। मैपिंग जो है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को आप सिंपल एक्टिविटीज़ दे रहे हो, जैसे कि क्लासरूम का मैप बनाओ, अपने स्कूल का मैप बनाओ। तो मैपिंग जो है वो डेफिनेटली एक प्रोसेस स्किल है जो प्राइमरी लेवल पे इंक्लूड किया जाता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिफाइनिंग वेरिएबल्स ऑपरेशनली, ये बहुत ही सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बहुत ही छोटे बच्चे को बोलते हो कि तुम्हारे पास 3 एप्पल है और मैं तुम्हें 3 बनाना दूंगा, तो अब तुम्हारे पास टोटली कितने फ्रूट्स हैं। तो ये जो है x + y = z हो गया। तो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको z का वैल्यू पता करना है। तो ये जो है डिफाइनिंग वेरिएबल्स ऑपरेशनली हो गया। हाँ, यहाँ पे x एंड y के हिसाब से लिखे तो ये अलजेब्रा जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप 3 एप्पल्स और 3 बनानास, तो तुम्हारे पास कितने फ्रूट्स हैं ऐसे लिखोगे तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो ये डिफाइनिंग वेरिएबल्स ऑपरेशनली का एक एग्जाम्पल है, तो ये भी इंक्लूड किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वाला है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो है ये हायर लेवल प्रोसेस स्किल है, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं दिया जाता और नहीं सिखाया जाता, क्योंकि आप हाइपोथेसिस यानी एक थियरी बना रहे हो और फिर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, वो थियरी करेक्ट है कि या नहीं प्रूव करने के लिए। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है, पहले थियरी बनाओ, फिर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो, फिर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करो, उसका रिजल्ट निकालो और उससे ये पता करो कि ये हाइपोथेसिस या जो थियरी आपका है वो करेक्ट है कि नहीं। ये कंसिडरेबली हायर लेवल प्रोसेस स्किल है, तो ये प्राइमरी लेवल पे इंक्लूड नहीं होता। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। और लास्ट वाला है रिकॉलिंग फैक्ट्स। रिकॉलिंग फैक्ट्स तो जस्ट मेमोराइजेशन होता है, आप एक लिस्ट दे रहे हो और बच्चे को लिस्ट मेमोराइज करके रट के फिर आपको बताना है। तो ये जो है डेफिनेटली इंक्लूड होता है प्राइमरी लेवल पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। विच इज़ ए सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ना एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टाइप का। अब EVS में 6 थीम्स है और पहला वाला जो थीम है उसके नीचे 4 सब थीम आते हैं। थीम्स जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक और डू है। और जो पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके नीचे 4 सब थीम आते हैं, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अगर सारे आंसर चॉइसेस को देखते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड एंड शेल्टर, फूड एंड वाटर और आवर शेल्टर जो है वो एक्चुअली थीम्स है, और वर्क एंड प्ले जो है वो एक सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स के नीचे। तो इस क्वेश्चन का आंसर वर्क एंड प्ले, जो कि एक सब थीम है अंडर फैमिली एंड फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन ए टीचर ऑफ EVS विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी। नाउ ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर कन्वर्जेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब डाइवर्जेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, और कन्वर्जेंट क्वेश्चंस वो होते हैं कि आप 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस पूछो, उन सब के अगर एक ही आंसर है या फिर एक ही सेट ऑफ आंसर्स में से आपको चूज़ करना है, तो वो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जिसके बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है, और कई सारे क्वेश्चंस जिनका एक ही आंसर है या फिर एक ही सेट ऑफ आंसर्स है वो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं।
अब अगर सारे क्वेश्चंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑनियंस स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग ऑनियन सीड्स। अब हार्वेस्टिंग ऑनियंस का एक ही प्रोसेस हो सकता है या फिर एक ही सेट ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। अब यानी कि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप एक ही आंसर देख रहे हो या फिर एक ही सेट ऑफ आंसर्स में से आप एवेल्यूएट करोगे, तो ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो गया, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली। नाउ ये जो है बहुत ही डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। एक एक बच्चा जो है एक एक आंसर बोल सकता है और शायद बहुत सारे आंसर्स एक्चुअली करेक्ट है। तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट वाला है हाउ विल यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन जो है उसके सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एवापोरेशन हो गया या फिर केमिकल सेपरेशन हो गया। तो आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है या फिर आपको एक ही सेट ऑफ आंसर्स में से चूज़ करना है, तो ये जो है वो कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप इस तरह का किसी भी क्वेश्चन को पूछो उसका आंसर एक ही होगा या फिर एक ही सेट ऑफ आंसर्स में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लास्ट वाला है वाई लीव्स हैव ग्रीन कलर। अब लीव्स में ग्रीन कलर क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से, बल्कि आपको मालूम है। तो इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन पूछो उसका एक ही आंसर होता है क्लोरोफिल, तो ये भी जो है वो कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो गया। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, वो व्हाट स्टेप विल यू टेक रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। The dynamic, holistic and experiential nature of EVS learning by students is best assessed by which of the following। यानी कि EVS में असेसमेंट्स करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है। अब EVS जो है वो बहुत ही डायनामिक, हॉलिस्टिक और एक्सपीरियंशियल सब्जेक्ट है और इसमें असेसमेंट्स कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेटिंग स्केल, पेन एंड पेपर टेस्ट और ओरल टेस्ट जो है वो सिर्फ एक तरह के टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ है जो EVS में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ है। अब क्योंकि सिर्फ ये एक स्पेसिफिक टेस्टिंग टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों जो है वो आंसर नहीं हो सकते। अब तीसरा जो चॉइस है वो बोल रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको जिस लेसन का असेसमेंट करना है, जिस एक्सपेरिमेंट का असेस करना है, जिस प्रोजेक्ट को असेसमेंट करना है, तो उसके बेसिस में आप अलग अलग तरह के असेसमेंट मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। आप एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि इसके लिए किस असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ जिससे कि आप चूज़ करते हो कि किस तरह का असेसमेंट टेक्निक्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना है एक सिचुएशन में, राइट। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके साथ हम इस क्वेश्चन पेपर के जो 30 EVS क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, फीडबैक या कमेंट्स है तो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस जो है वो आप मिस ना करें। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। Till then, take care, stay safe, and God bless you.